तो भाई लास्ट वीडियो में अपन ने देखा कि इन सारे वेक्टर्स के बीच में जो सबसे पावरफुल वेक्टर है वो अपना यूनिट वेक्टर होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यूनिट वेक्टर वाला वीडियो आप जरूर से देखिए, क्योंकि आज वो कॉन्सेप्ट अपन यूज करने वाले हैं। तो अब तक अपन ने वेक्टर्स के बारे में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें सीखी वो ये है कि उसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास एक डायरेक्शन होता है। तो अगर मैंने उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स करा दिया 1, तो वो एक यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो एक यूनिट वेक्टर हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता रहता है। तो अगर अब अपने पास एक डायरेक्शन है तो क्या मैं उस वेक्टर को किसी तरीके से लंबा या छोटा करूं ताकि मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकूं। और अगर मेरे पास एक डायरेक्शन है और मैं मैग्नीट्यूड को बदल सकता हूं तो क्या मैं एक नया वेक्टर क्रिएट नहीं कर सकता क्या? तो इसी वजह से यूनिट वेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल वेक्टर है, बिकॉज इसकी हेल्प से अपन कैसा भी वेक्टर बना सकते हैं। और यही बात इसकी सबसे इंप्रेसिव है। तो किसी भी यूनिट वेक्टर में सिर्फ एक मैग्नीट्यूड दे देने से हम एक नया वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैग्नीट्यूड देंगे किस तरीके से? तो इसके लिए अपन नेक्स्ट एक चीज देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। तो मान लो अपने पास कोई वेक्टर है a, तो क्या हो अगर मैं लिखता हूं सपोज 3a। तो 3a का क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 टाइम्स a, मतलब मैं a को 3 गुना कर दूं। अच्छा, क्या डायरेक्शन 3 गुना हो सकती है? तो ये बात तो एकदम कोई सेंस वाली नहीं है। डायरेक्शन 3 गुना मतलब क्या? डायरेक्शन तो डायरेक्शन, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाता है। मतलब जब भी आप एक स्केलर को या एक नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली उस वेक्टर की लंबाई छोटी या बड़ी हो सकती है, ठीक है। अगर वो नंबर एक फ्रैक्शन है तो वो छोटा हो जाएगा, अगर वो नंबर 1 से बड़ा है तो अपना वेक्टर लंबा हो जाने वाला है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर हमें आजादी देता है कि हम एक वेक्टर को लंबा या छोटा कर सकते हैं। और अगर यूनिट वेक्टर के आगे हम ये जुगाड़ करें तो हम कितना भी लंबा या छोटा वेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसी तरह हम एक नया वेक्टर बना सकते हैं। तो इस बात को अपन ध्यान रखेंगे कि किसी भी वेक्टर को अगर हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यही अपना कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो आगे अपन बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो के साथ। तो यहां पे अपना एक दोस्त है जो स्केटिंग कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में सपोज 4 मीटर पर सेकेंड है। अब स्केटिंग करते करते उसका एक दोस्त आता है पीछे से जो उसको एक धक्का मारता है। तो इस धक्के की वजह से अपने दोस्त की जो वेलोसिटी है वो 2 से बढ़ जाने वाली है। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एक सेकेंड केस में हम सोचते हैं कि इसका दोस्त पीछे से आके अब की बार खींचता है, पुल करता है अपनी तरफ पीछे। तो पीछे वाले की खींचने की वजह से जो हमारे दोस्त है उसकी जो वेलोसिटी है वो डेफिनेटली 2 से कम हो जानी चाहिए। पहले उसकी स्पीड 4 थी, अब उसकी स्पीड 2 से कम हो गई, तो स्टिल वो 2 से तो भाग ही रहा होगा ना। तो बेसिकली अगर हम इसे वेक्टर के फॉर्म में सोचे तो पहले वाले केस में 4 + 2 होके ये 6 बन जा रहा था, मतलब 2 वेक्टर्स जुड़ जाते हैं जब वो एक लाइन में होते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड केस में आगे 4 था, पीछे 2 आया, तो उसकी वजह से 4 जो था वो घट के 2 बन गया। इसका मतलब वेक्टर इस केस में सबट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वेक्टर ऐड भी हो सकते हैं, सबट्रैक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो तब होगा अगर अपना दोस्त पीछे से आके थोड़ा सा टेढ़ा उसको धक्का दे, एक एंगल पे उसको धक्का मारे, ठीक है। तब क्या होने वाला है चलो देखते हैं। तो यहां पे कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, ठीक है। सपोज एक सरफेस है अपने पास और मैं इस पे ऐसा धक्का मारता हूं टेढ़ा, ठीक है, ऐसा टेढ़ा धक्का मार रहा हूं। तो इस मेरे हाथ की वजह से यहाँ पे 2 केसेस हो रहे हैं। एक हो रहा कि मेरा हाथ इसको दबाना चाह रहा है नीचे की तरफ, और एक है मेरा हाथ इसको आगे पुश करना चाह रहा है। तो इस टेढ़े फोर्स के बेसिकली हमने 2 पार्ट्स कर लिए। एक पार्ट इसको दबाना चाहता है, एक पार्ट इसको धकेलना चाहता है, पुश करना चाहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी किसी एंगल पे कोई वेक्टर होगा तो उसके अपन 2 पार्ट सोच सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करो, दबाने वाला और पुश करने वाला पार्ट कुछ ऐसे थे और अपना फोर्स जो था वो ऐसा टेढ़ा लग रहा था यहां से, ठीक है। तो पुश करने वाला पार्ट और दबाने वाला पार्ट देखो 90 डिग्रीज पे है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और दोनों टुकड़े आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अब इस तीसरे केस में अपने दोस्त को एक धक्का मिलने वाला है, लेकिन वो एक एंगल पे मिलने वाला है। तो सपोज मैं इस एंगल को बोल दे रहा हूं 30 डिग्रीज। तो मतलब यहां पे हमारे दोस्त के साथ क्या होने वाला है कि अगर उसकी स्पीड यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड है और उसको जो धक्का मिल रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज करेगा, ठीक है, और ये 30 डिग्रीज पे लग रहा है। उसकी स्पीड फाइनली क्या हो जाएगी इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं, ठीक है। तो अगर इस 2 मीटर पर सेकेंड को मैं ऐसा बना दूं, तो अगर आपको ध्यान हो अपने पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी वेक्टर को अगर बनाना है तो उसके टेल से अगर हेड तक हमें जाना है
तो हम कुछ x में चलते हैं, फिर हम कुछ y में चलते हैं और हम उस वेक्टर को बना सकते हैं। तो सिमिलरली इस केस में भी हम देखेंगे इस 2 को कैसे करके बनाया जा सकता है। तो अगर यहाँ पे इस 2 मीटर पर सेकंड वाले ट्राइंगल को मैं कंप्लीट करूं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहां से अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। अब इसमें सपोज अपना परपेंडिकुलर है, इसको मैं कुछ y बोल दे रहा हूं और बेस जो है उसको x बोल दे रहा हूं। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर हम sin 30 डिग्रीज लिखें तो दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा y अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2 और sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ इनटू इस 2 को ऊपर को दा देंगे तो अपने पास y की वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से अगर मैं cos 30 डिग्री लिखूं तो दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपना बेस कितना है, बेस है x, हाइपोटेन्यूज है 2 और cos 30 होता है √3/2। तो इस 2 को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंटू 2 बराबर x। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी √3। तो x में आप देख सकते हो x में इसकी स्पीड हो गई √3, तो x में अपन √3 मीटर पर सेकेंड एड अप कर देंगे। सिमिलरली y में इसकी स्पीड कितनी से चेंज होगी, दैट विल बी 1। मतलब इस जो 2 मीटर पर सेकेंड था उसके दो टुकड़े हुए, एक था √3 और एक ऐसे वर्टिकल में था 1 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली हमने इस 2 को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक है √3 प्लस एक है 1। तो अगर आप x का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर करके ऐड करोगे और रूट ले लोगे तो आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा और वो देखना 2 ही निकल के आएगा। तो इस चीज को आप वेरीफाई करना, ठीक है। तो हमारे दोस्त की जो फाइनल स्पीड होगी वो x में हो जाएगी 4 प्लस √3 और y में हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना रिजल्टेंट बनेगा, या फिर इन दोनों को मिला के जो हम टेल से हेड बना सकते हैं तो वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो दोस्त है वो थोड़ा सा टेढ़ा चलने लग जाएगा इस पुश की वजह से। ये जो एग्जांपल था ये हमें ये बताता है कि किसी भी वेक्टर का, सिर्फ वेलोसिटी नहीं, इन जनरल किसी भी वेक्टर का हम दो पार्ट्स में टुकड़े कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और ये हमारे बहुत ज्यादा काम आता है चीजों को अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंक्लाइन करने में, क्योंकि हर बार ऐसा टेढ़ा मेढ़ा काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये तरीका बहुत ही एफिशिएंट है। तो अगर मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को इन जनरल एक समराइज करूं तो हम कैसे सीख सकते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है m, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और वो x एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बना रहा है, तो अगेन यहाँ पे आप एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो इस वेक्टर को एक ट्राइंगल कंप्लीट करके हम सोच सकते हैं कि एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, ठीक है। तो जो नीचे वाला पार्ट है उसको सपोज मैं कुछ x बोल रहा हूं जो हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर वाला पार्ट को कुछ y बोल रहा हूं अगेन जो हमें निकालना है। तो अगर अपन इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा लिखें तो दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप लिख देना y अपॉन m, उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी m साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए cos थीटा लिखूं तो उसको अपन लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो जाएगा अपना x और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अपना m। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, m cos थीटा। तो इन दोनों रिजल्ट्स को अपन याद रखेंगे क्योंकि अपने आगे भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो हमको जब भी कोई वेक्टर दिया रहेगा उसको अपन दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, विच इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो उसका एक पार्ट नीचे आएगा, इसको अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकते हैं, और एक पार्ट ऐसा आएगा जिसको अपन वर्टिकल कंपोनेंट बोल सकते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मिलके हमें एक रिजल्टेंट देते हैं। तो ये हमारा m वेक्टर जो है ये हमारा कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, अपन फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।